मैं हूं विमल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल आवाज। आपने थंबनेल पढ़ा होगा तो चलिए आगे की बात करते हैं। आप अगर दिमाग में जोर डालें 2014 के पहले आरएसएस समर्थित बीजेपी पार्टी सरकार में आने से पहले और आज भी अपनी नीति में लगातार प्रयासरत है और यही कारण है कि उनको अभी तक सफलता भी मिलती रही। उनका स्पष्ट लक्ष्य है देश में राम राज स्थापित करना। अन्य पार्टी के नेताओं के जैसे नहीं कि अपने महापुरुषों के विचारधारा को छोड़कर जय श्री राम और जय परशुराम करने लगे। अगर आप राम राज का मतलब यह समझ लें कि सभी को बराबरी का हक था, सभी सुखी थे, सभी स्वतंत्र थे, तो ये आपकी भूल होगी। आप सभी लोगों ने टीवी में रामायण नाम का सीरियल कभी न कभी देखा होगा। जब कभी भी इकट्ठे लोगों का सीन आया होगा, भीड़ का सीन आया होगा, बहुत सारे लोग दिखे होंगे, तो शायद आपने ध्यान दिया होगा कि क्या सभी लोगों के पहनावे एक जैसे थे? नहीं थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी वही राम राज स्थापित करना चाहती, जहां समाज कई वर्ग और जातियों में बंटा था, आज भी बंटा है। लोग अपने ही जाति का कार्य करने के लिए मजबूर थे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने राम की मदद की थी उनको बंदर, भालू और गिद्ध बना दिया। राम राज्य में शूद्रों का कार्य सिर्फ सेवा करना था। राम के राज्य में ही शंभुक ऋषि जो कि तपस्या कर रहे थे और लोगों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे, राम ने कुछ लोगों के कहने पर उनकी हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो शूद्र थे। बीजेपी भी सरकारी संपत्ति को प्राइवेट करने तथा SC, ST, OBC के आरक्षण को खत्म कर इन वर्गों को सरकारी पदों से दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है। बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार दिया था, बीजेपी और कांग्रेस ने उनको लगातार छीनने का कार्य किया। बीजेपी की सरकारों ने इस क्षेत्र में पहला कदम प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करके किया। दूसरा, आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करना देखा जा सकता है। कई हाई कोर्ट ने ये फैसला भी दिया है कि SC, ST के बच्चे चाहे कितने भी नंबर लाएं, उनको उन्हीं के कैटेगरी में रखा जाएगा। तीसरा कदम ESW या कि सुदामा कोटा आनन फानन लागू कर दिया गया और पात्रता परिवार की 8 लाख रुपए सालाना इनकम रखा गया। दूसरी तरफ 6 लाख सालाना इनकम वाले OBC परिवारों को क्रीमी लेयर में रखा गया, जिनको कि किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। ये दोहरा नियम कहां तक उचित है, ये वीडियो देखिए। मोदी सरकार का ऐसा आदेश जिससे संसद से लेकर सड़क तक हंगामा होना तय है। कैसे IAS बने लड़के और लड़कियां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब देखिए, सिलेक्शन में क्रीमी लेयर को मोदी सरकार ने बदल दिया है। अब क्रीमी लेयर का जो फैसला होता है वो जिन नियमों के आधार पर होता है, उन नियमों को बदल दिया गया है। यानी कि IAS में जो नए छात्र चुने गए हैं, जिनका सिलेक्शन OBC कैटेगरी से हो चुका है, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। 2015 में 314 छात्र IAS के चुने गए थे OBC कैटेगरी से, और क्रीमी लेयर पर सरकार ने जो नियम बदले हैं, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी IAS में सेलेक्ट होने के बाद कोई अजमेर की दरगाह पर दुआएं मांग रहा है, तो कोई पिछड़ा वर्ग आयोग में अर्जी लगा रहा है, OBC कैटेगरी आयोग में अर्जी लगा रहा है। OBC कैटेगरी में सेलेक्ट हुए कुछ छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। सबसे अचरज की बात तो ये कि कुछ OBC कैटेगरी के छात्र ऐसे भी हैं जो मोदी सरकार के फैसले से बेरोजगार हो जाएंगे। हम आपको बताएं कि हुआ क्या है, उससे पहले ये बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। 2015 की UPSC से होने वाली सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कुल 1078 परीक्षार्थी सफल घोषित हुए, जिसमें 314 OBC कैटेगरी के छात्र भी सफल थे। UPSC ने सफल हुए छात्रों की लिस्ट केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को सर्विस अलॉटमेंट के लिए भेज दी, जैसा आज तक होता आया है। IAS की परीक्षा में सफल हुए OBC कैटेगरी के छात्रों के घर मिठाइयां बटी, ढोल नगाड़े बजे कि उनके बेटे को लाल बत्ती गाड़ी, बंगला, नौकर सब मिलेगा। उनकी ये खुशियां कुछ ही दिनों तक रहीं और काफूर हो गई जब DOPT मंत्रालय का ये लेटर उन छात्रों को मिला और DOPT ने अपने वेबसाइट से उन छात्रों के नाम हटा दिए।
डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर जब सर्विस अलॉटमेंट हुआ तो बहुत से ओबीसी छात्रों का नाम लिस्ट से गायब हो गया। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, 345 नंबर की जो मेरिट लिस्ट में जिसका नाम था 345 मेरिट लिस्ट के बच्चे को यहाँ पे सर्विस अलॉट की गई है, वो आईआरएस अलॉट हुई है 300। इसके बाद 346 नंबर का जो इसमें उम्मीदवार है जो पिछड़े वर्ग से आता था, जिसको क्रीमी लेयर की वजह से बाहर कर दिया गया, उसका मेरिट लिस्ट में नाम कतई नहीं है। तो अब आपको लग रहा होगा कि जिन ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को यूपीएससी ने सफल घोषित किया, उनका नाम कैसे गायब हो गया। दरअसल मोदी सरकार ने इस बार नई शुरुआत करते हुए ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर की परिभाषा बदल दी है। मोदी सरकार के नए नियम के मुताबिक अब 6 लाख रुपए से ज्यादा सालाना वेतन पाने वाले लोगों को क्रीमी लेयर में रख दिया गया है और उनको आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया। साथ ही SC ST OBC के व्यक्ति जो बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, उनको प्रभावशाली पदों से दूर रखा जाता है। अब वर्तमान में PMO कार्यालय में पदस्थ सचिव की लिस्ट देखिए, और जो बड़े पदों पर हैं उनको किसी न किसी तरह से झूठा आरोप लगाकर पद से हटा दिया जाता है या कि उनकी हत्या कर दी जाती है। अभी हाल ही में जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ जो घटना घटी, शायद आपको पता होगा। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर को मिली दलित होने की सजा। डॉक्टर चंद्रशेखर की पत्नी डॉक्टर नीता कहती हैं, उन्हें दलित होने के चलते विभाग अध्यक्ष आरती बख्शी द्वारा इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि अब वो नहीं रहे। जीवन साथी डॉक्टर नीता आरोप लगाती हैं कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट किसी और को विभाग अध्यक्ष बनाना चाहता था, इसलिए एक साजिश की गई उनके खिलाफ। सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया और जांच में उनका पक्ष तक नहीं सुना गया, ना ही उन्हें सफाई देने का कोई मौका दिया गया और टर्मिनेट कर दिया गया। और चाय पीने के लिए विभाग के स्टाफ में अन्य सहकर्मियों के लिए शीशे के गिलास और चंद्रशेखर जी के लिए डिस्पोजल गिलास रखा जाता था। यूनिवर्सिटी में एड्स का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, कार्यक्रम था। डॉक्टर नेता ने देखा कि उस कार्यक्रम में सभी बैठे हुए थे, आरती मैम थी, खान सर थे और भी कई लोग थे, बस चंद्रशेखर अकेले के बैठने के लिए सीट नहीं थी। ये जातिवादी चीजें थी। जातीय उत्पीड़न के एक दूसरे मामले का जिक्र करते हुए वो बताती हैं कि उनका प्रमोशन होना था, वो अपनी सीनियरिटी को लेकर मैम यानी विभाग अध्यक्ष से हस्ताक्षर करवाने थे। मैंने किसी काम से उन्हें कॉल किया तो बताने लगे कि मैम का इंतजार कर रहा हूं काफी देर से। तो विभाग अध्यक्ष ने उन्हें आइडेंटिफिकेशन दिखाने को कहा। चंद्रशेखर साल 2004 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए थे। एक ही विभाग में 17 साल काम करने के बावजूद ये हाल था। घंटों प्रतीक्षा कराने और पहचान पत्र दिखाने के बाद ही उन्होंने साइन किया। और अपने लोगों को हाई कोर्ट में जज कॉलेजियम सिस्टम से, प्रोफेसर कॉलेजियम सिस्टम से, कमिश्नर रैंक के अधिकारी जो कि देश में राज करते हैं, उनको बिना किसी कंपटीशन के अपनी मर्जी से नियुक्त कर दिया जाता है और वहाँ रिजर्वेशन की तो कोई संभावना ही नहीं। अब अगर अत्याचार और अपराधों की बात करें तो ओबीसी कितना भी हितैषी बने, उनके साथ भी अत्याचार होते हैं। यूपी में एक विश्वकर्मा बच्चे को स्कूल की फीस सिर्फ 250 रुपये समय पर न देने पर शिक्षक के द्वारा पीट कर मार डाला गया। एमपी में लोधी समाज के 11 वर्ष की बच्ची के साथ एक 55 वर्ष का व्यक्ति अरुण मिश्रा ने रेप किया। उसके घर में बच्ची को पाया गया तो यूट्यूब में प्रीतम लोधी सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से आंकड़े और भी बढ़ गए हैं और कहीं भी सरकार से और कोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं है। चाहे रोहित वेमुला हत्या हो, यूपी में हाथरस कांड हो, राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हो, राजस्थान में ही इंद्र कुमार मेघवाल हत्या हो, अभी हाल में ही यूपी में 2 सगी बहनों की हत्या और रेप का मामला हो, यूपी में ही अभी एक 10 वर्षीय बच्चे को शिक्षक के द्वारा पीट कर मार डाला गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर की घटना अभी कुछ दिनों पहले की बात है। इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं। सरकारें क्या कर रही हैं, घटनाओं को क्यों नहीं रोका जा रहा है? उल्टा न्याय की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस के द्वारा लाठी मारी जाती है। पीड़ित परिवारों को भी पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है। अब शायद क्लियर हो गया होगा कि राम राज का अर्थ आप उल्टा समझ रहे थे। बीजेपी हकीकत में वही राम राज लाने में प्रयासरत है जो कि राम के राज्य में था। असल में इनके शब्दों का अर्थ उल्टा होता है।
हम लोग समझ नहीं पाते। जैसे कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सुनने में कितना अच्छा लगता है, किंतु ये किसी राष्ट्र की सेवा में नहीं बल्कि राष्ट्र को बर्बाद करने का कार्य करते हैं, अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। इनके नेता सावरकर, गोडसे तथा अन्य लोग हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। आरएसएस के द्वारा एक ऐसे अनपढ़ व्यक्ति को मोहरा बनाकर सत्ता में कब्जा किया गया है, जो कि अपने आप को ओबीसी बताकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता रहा है। अगर इन्होंने इतना ही अच्छा काम किया तो इनको अपनी जाति बताने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्या इसके पहले किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जाति का उल्लेख हुआ है? कुछ गुलाम लोगों को मोहरा बनाकर बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों को लगातार खत्म किए जाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उनको समय समय पर यह एहसास भी कराते रहे हैं कि तुम दलित हो, इस पद पर रहने के काबिल नहीं हो, हमारा एहसान मानो। कि तुम आदिवासी हो, इस पद पर हमने तुमको बैठाया है, तुम भी हमसे दबे रहो, एहसान मानो। यही हाल कुछ मुस्लिम नेताओं का भी है। गुजरात में ही देखे, हजारों लोगों को मार डाला गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गोधरा कांड की फाइल सिर्फ इसलिए बंद कर दी गई कि बहुत समय बीत गया। यह तो एक चमत्कार हुआ। इस तरह से तो लाखों केस पेंडिंग हैं। क्या सारे केसों की फाइलें बंद कर दी जाएंगी? अयोध्या के राम मंदिर का फैसला तरुण गोगोई के द्वारा दिया जाना और फिर राज्यसभा में चुन लिया जाना, यह भी एक मिसाल है। बिल्किस बानो के केस में रेप की सजा काट रहे 11 अपराधियों को 15 अगस्त के दिन रिहा करना और रिहाई के बाद फूल माला से उनकी स्वागत करना और ये कहना कि ये लोग तो संस्कारी हैं। पता नहीं कुछ सालों के बाद बच्चों को इतिहास में क्या पढ़ाया जाएगा। आप सभी को बधाई हो कि आप राम राज के प्रथम चरण में हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को बड़े पदों पर पहुंचने से रोकना, किसी भी तरह के आरोप लगाकर उनको पदों से हटा देना, मार डालना, कुछ गुलामों को मोहरा बनाकर यूज करना जो कि उन्हीं के रिश्तेदार बन गए हैं, उनको भला समाज से क्या वास्ता। दूसरे चरण में शिक्षा छीनी जाएगी ताकि इस बहुसंख्यक वर्ग में समझदारी ना रह जाए। स्कूल कॉलेजों को बंद करने का काम और प्रयोग अभी चल रहा है। आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों में स्कूल कॉलेज खोले गए, यूनिवर्सिटी बनाई गई ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके, शिक्षित हो सके। कितने नए स्कूल खोले गए, कितने नए कॉलेज खोले गए, इतनी यूनिवर्सिटी बनी, ये आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं। छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी देना संभव नहीं हो पाता। तीसरे चरण में ना तो संविधान होगा, ना आप शिक्षित होंगे, ना आपको संपत्ति रखने का अधिकार होगा और आप पूरी तरह से राम राज्य में अपने आप को पाएंगे। अगर आप लोगों को राम राज्य पूरी तरह से स्वीकार है तब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर आपको लगता है कि देश में संविधान बचा रहे, जो कि पूरे विश्व में सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, आपके अधिकार बचे रहें, तो कृपा करके आप हाथ पर हाथ रखे बैठे न रहें। संघर्ष करने वाले लोगों के साथ आएं, उनका साथ दें। दोस्तों, वीडियो में बताई हुई बातें अगर आपको सही लगी हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी को प्रेस करके ऑल पर कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।